भारत सरकार के कृषि मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, हमारे कर्नाटक के आईटी मिनिस्टर श्री नारायण जी, विशेष रूप से उपस्थित भारत सरकार के कृषि विभाग के सेक्रेटरी संजय अग्रवाल जी, हमारे नागपुर के महापौर दयाशंकर जी, खासदार कृपाल जी, विकास महात्मे जी, जिला परिषद की हमारी अध्यक्षा, विशेष रूप से अभी ही एमएलसी के चुनाव में जो विधायक बने ऐसे चंद्रशेखर बावनकुळे जी, पाशा पटेल जी, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व आमदार बोंडे जी, सभी गिरीश भाऊ, सभी सम्मान्य एग्रो विजन के हमारे ट्रस्टी और उपस्थित सभी भाई और बहनों, 13 साल हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये 13 साल का इतिहास हम सब के लिए बहुत उत्साहवर्धक है। जो 13 साल से जो बातें हम कह रहे थे, आज वो पूरी होती देख रहे हैं और उसका उपयोग हो रहा है, और इसलिए स्वाभाविक रूप से नई विजन और क्या करना चाहिए इसका मंथन चिंतन हम ये 4 दिन में करने वाले हैं। हर साल 3 लाख से ज़्यादा किसान इसमें शरीक होते हैं और 40 से ज़्यादा वर्कशॉप होते हैं। ये पूरे वर्कशॉप में हम किसानों को जो प्रबोधन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। उस फायदे का मुझे भी फायदा हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ 25 टन एकड़ में गन्ना होता था हर साल। अब मैं तो नहीं, मेरी पत्नी खेती देखती है। इस साल मेरे यहाँ अभी 60 टन पर एकड़ गन्ना हुआ। पर आज एक इसमें यह है कि 60 टन मुझे अगर हुआ है तो भी 3 किसान हैं। एक राजेश भगल, इन्होंने विदर्भ में पहली बार 110 मीट्रिक टन रिकॉर्ड उत्पादन करके 1,75,000 रुपये मुनाफा एकड़ में कमाया और गन्ना इनको हुआ है। दूसरे राजेश मधुकर कवड़े, ये 28 एकड़ गन्ना लगाते हैं और उन्होंने 25 लाख रुपए नेट प्रॉफिट कमाया केवल गन्ने से। वो भी यह है, एक किसान 25 लाख रुपए कमाता है प्रॉफिट में, तो किसान को लखोपति और करोड़पति बनाने का जो हमारा सपना है वो अब धीरे धीरे आगे जा रहा है। प्रभु डोंगरवार, ये 25 एकड़ गन्ना लगाते हैं और 25 एकड़ में उन्होंने 1100 टन से ज़्यादा गन्ने का उत्पादन किया है और 15 लाख रुपए उनको ये प्रॉफिट मिला है। तो आज उनका सत्कार भी होने वाला है। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि जो वर्कशॉप है, डेयरी पर है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पर है, अनेक बातों पर आप कंसर्निंग जो लोग उससे संबंधित है, बाम्बू पर है, इसका फायदा लें, टेक्नोलॉजी और नॉलेज को समझे। मैं बहुत बार एक बात, 2 बातों के जिक्र करता हूं कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल्ड एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, इसको हम नॉलेज कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। और नॉलेज ये शक्ति है, ज्ञान ये शक्ति है, पावर है, और हमारा सबका भविष्य इसके साथ जुड़ा है कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, ज्ञान का रूपांतर संपत्ति में करना, यह हमारे सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और ज्ञान जो है वो प्राप्त कैसे करना ताकि संपत्ति को मिलाना है, तो सीड कौन सा अच्छा होगा, फर्टिलाइजर कौन सा अच्छा होगा, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करेंगे, अगर माल आएगा तो उसका प्रोसेसिंग कैसा होगा, उसका एक्सपोर्ट कैसे होगा, और किसानों के जेब में अच्छा प्रॉफिट कैसे जाएगा, किसान आत्महत्या नहीं करेगा, किसान कर्ज मुक्त होगा, गांव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गांवों में होगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा, और ग्रामीण देश, ग्रामीण भारत, कृषि भारत, वनवासी भारत, ट्राइबल भारत सुखी, समृद्ध, संपन्न, शक्तिशाली होगा। यही हमारा सपना है। एग्रो विजन की प्रेरणा हमको विदर्भ के किसानों ने दी। मैं करीब अब 1980 से लेकर राजनीति में आया हूं
और ये शुरुआत के समय में ये बहुत ही अस्वस्थता का, मन को बहुत तकलीफ देने वाला विषय था कि हमारे विदर्भ में 10,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की। और ये आत्महत्या क्योंकि इसका अध्ययन करने के बाद ये बात ध्यान में आई कि हमारी कमियां क्या है, क्या हम यहां के किसानों को समृद्ध संपन्न बना सकते हैं, क्या ये किसानों की आत्महत्या को हम रोक सकते हैं। और इसी के प्रेरणा से जो विचार मिला वो एग्रो विजन के रूप में आप सबके सामने आया है। और इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि आज हमारे कृषि मंत्री भी यहाँ उपस्थित है, कृषि विभाग के सचिव भी उपस्थित है जो पॉलिसी मेकर है, और बहुत सी बातें मैं भी उनके सामने विचारार्थ रखने वाला हूं। नरेंद्र तोमर जी को याद होगा कि मैं जब बीजेपी का अध्यक्ष था तो तब से मैं एक बात का जिक्र कर रहा था कि किसान केवल अन्नदाता नहीं होगा, किसान ऊर्जादाता होगा। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़ा अच्छा स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। और अब जो जय जवान जय किसान है, ये जय किसान को अगर समृद्ध करना है, संपन्न करना है, तो टेक्नोलॉजी बदल गई। और अब हमने ये बताया तय किया कि अब किसान को अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनाएंगे। और मुझे खुशी है कि हमारी बातों की सब सच्चाई अब आगे आकर लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, देश में उसको इंप्लीमेंट हो रहा है। संजय अग्रवाल जी मुझे याद करते कि शुरुआत के समय में जब इथेनॉल की बात होती थी तो कितना रेजिस्टेंस था, और आज इथेनॉल की बात प्रधानमंत्री से लेकर सब लोग इसको सपोर्ट कर रहे, पूरा माहौल बदल चुका है। कल मैं मुजफ्फरनगर में था, कम से कम 40,000 किसान थे। मुजफ्फरनगर ये जाट किसानों का कैपिटल है। और मैं जब ये बायोफ्यूल और इस पर बोल रहा था तो इतनी शांतता थी और इतने इससे वो सुन रहे थे, तब मुझे बड़ी खुशी हुई। पहली बार हमारे देश में आज परिस्थिति ऐसी है कि शुगर सरप्लस है। हमारे देश में 240 लाख टन शुगर लगती है, 310 लाख टन पिछले साल हुई, इस बार 325 लाख टन शुगर होगी। और अगर शुगर सरप्लस होगी तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से कोई खरीदी करेगा नहीं, तो किसान को कहां से भाव मिलेंगे गन्ने के। ये पहला साल ऐसा आया कि ब्राजील में ड्रॉट आया। अब हमारी शक्कर एक्सपोर्ट होने लगी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से हमारी 60 लाख टन अब एक्सपोर्ट हो रही है, जिसके कारण इस साल तो राहत मिल जाएगी। पर यह हर साल नहीं होगा और इसलिए शुगर के बजाय हम इथेनॉल बनाएं, यह पॉलिसी भारत सरकार ने स्वीकार की है। और आपको मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले हम लोग केवल शुगर केन मोलाइसिस से, जो 1 टन गन्ने में 4% मोलाइसिस निकलता था, उससे हम इथेनॉल बनाते थे। पर आज स्थिति ऐसी हो गई कि आज हम लोग मोलाइसिस से केवल इथेनॉल नहीं बना रहे, हम लोग बी हेवी मोलाइसिस बनाने की भी अनुमति भारत सरकार ने दी। आदरणीय कृषि मंत्री और संजय अग्रवाल जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इसमें बहुत अच्छी भूमिका दिखाई। बी हेवी मोलाइसिस यानी जो शुगर में 1 टन में 11%, 11.5% शुगर आती है, वो 3% कम करके मोलाइसिस में डाल दी, तो उससे भी इथेनॉल बनना शुरू हुआ। फिर पेट्रोलियम कंपनी और कृषि विभाग ने और हमारे फूड सप्लाई मिनिस्ट्री ने निर्णय किया कि अब शुगर केन जूस से डायरेक्ट इथेनॉल बनेगा, तो वो भी अभी आ गया। अब 465 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता है और आने वाले समय में आज मुझे घोषित करते हुए खुशी हो रही है कि 4,000 करोड़ लीटर इथेनॉल की देश को आवश्यकता है। 4,000 करोड़। अब ये इंपोर्ट हो रहा है, हमारा पेट्रोल डीजल और पेट्रोलियम के प्रोडक्ट का इंपोर्ट है 8 लाख करोड़ का, और अभी आने वाले 5 साल में ये इंपोर्ट हो जाएगा 25 लाख करोड़ का। और ये 25 लाख करोड़ भारत की जनता का, देश का पैसा देश के बाहर पेट्रोल डीजल के लिए जाएगा, उसके बजाय इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो हमने अब इथेनॉल का लाया है और परसों ही मैंने एक फाइल पर साइन की, ट्रांसपोर्ट मंत्री होने के नाते, जिसकी मुझे बहुत खुशी हो रही है। और वो फाइल यह है कि इसके बाद जो जो पेट्रोल पे चलने वाली स्कूटर होंगी, बाइक होगी, ऑटो रिक्शा होगी, कार होगी, वो फ्लेक्स इंजन बनेगा। कीमत वही रहेगी, कीमत में कोई फर्क नहीं। एक फिल्टर बदला है
और जो वॉशर्स मेटल के थे वो रबर के लग गए। ये ब्राजील में, कनाडा में और यूएसए में ऑलरेडी है। और मुझे खुशी हुई है कि टोयोटा कंपनी के मालक और एमडी विक्रम किर्लोस्कर मुझे मिलने के लिए नागपुर आए थे, और सुजुकी कंपनी के भी एमडी मुझे मिले, हुंडई के भी मिले, और जो जापान के एम्बेसडर है उनका नाम भी सुजुकी है। कल मेरे साथ थे, गाजियाबाद में वो थे। और अब सबने एक्सेप्ट किया है कि अब हमारी कार अब 100% फ्लेक्स इंजन पे आएगी। तो पहली बात तो ये कि अब आपको इथेनॉल के पंप खुलेंगे, और हीरो होंडा नहीं, अपनी टीवीएस और बजाज दोनों की स्कूटर और बाइक तो आप वापरते ही हो। अब इन्होंने फ्लेक्स इंजन पे बनाई, मैंने ही लॉन्च किया है। अब मेरा हाथ जोड़कर आपको अनुरोध है कि देश के किसान के बेटे अब पेट्रोल पे चलने वाली मोटरसाइकिल और स्कूटर ना चलाए, 100% बायो इथेनॉल पर चलने वाली स्कूटर और बाइसिकल चलाए। इसमें आपका फायदा है। पेट्रोल का भाव 120 रुपए लीटर है और इथेनॉल का भाव 62 रुपए लीटर है, तो 30-40 रुपए लीटर बचत है आपकी। अब इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू थोड़ी कम है और पेट्रोल की ज्यादा है। 1 लीटर इथेनॉल अब वो 800 ml पेट्रोल के बराबर है। पर रशिया में एक संशोधन हुआ, और मेरा तो ये मिशन है, तो मैंने हेमंत जाम्बेकर करके जो केमिस्ट्री के प्रोफेसर है, धर्मपेट कॉलेज में थे, जो हमारे साथ काम करते हैं, अभी यहाँ है कि नहीं मुझे मालूम नहीं हो, उनको मैंने रशिया भेजा, रशियन साइंटिस्ट को यहाँ बुलाया, प्रेजेंटेशन हुआ। फिर इंडियन ऑयल के चेयरमैन को, पेट्रोलियम सेक्रेटरी तरुण कपूर को हुआ, और पुरी साहब को हुआ, और उन्होंने यह सिद्ध करके दिखाया कि 800 ml और 1 लीटर पेट्रोल, इथेनॉल जो 200 ml कम है कैलोरिक वैल्यू, उन्होंने एक स्पेशल टेक्नोलॉजी लाई है जो मशीन में इथेनॉल एक इसे घुमाते हैं और थोड़ा सा एडिटिव ऐड करते हैं, तो इथेनॉल की कैलोरिक वैल्यू पेट्रोल के बराबर है। इसका मतलब यह है कि 1 लीटर पेट्रोल में जितना एवरेज मिलेगा उतना ही 1 लीटर इथेनॉल में मिलेगा। आम के आम गुठले के दाम, तो अब कोई नुकसान नहीं है। अब मुझे बताइए कि 120 रुपए लीटर के पेट्रोल के बजाय 62 रुपए के इथेनॉल में, आधे प्राइस में तुम्हारी जो 5000 रुपए आप पेट्रोल डीजल पे खर्चा कर रहे हैं वो 2500 पे आएगा, तो तुम्हारा फायदा होगा, पोल्यूशन खत्म होगा। और इसलिए फ्लेक्स इंजन के एडवाइजरी के ऊपर मैंने आज वो इशू भी हुई होंगी, और मुझे खुशी है कि जायंट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर सुजुकी, टोयोटा और उसके साथ साथ हुंडई, तीनों ने भी एक्सेप्ट किया है, और 6 महीने के अंदर ये गाड़ी या स्कूटर बाजार में आएगी, और किसानों के इथेनॉल के पंप खुलेंगे, और पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग होगा। ऑटो रिक्शा भी इथेनॉल पर चलेगी, कार भी इथेनॉल पर चलेगी। BMW, मर्सिडीज, टोयोटा, हुंडा, फोर्ड, ये महिंद्रा, टाटा, ये सब कार जो होगी पेट्रोल इंजन की, अब ये 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी। अब आपको इथेनॉल के पंप डालना है। अब मैं कोई भी चीज खुद किए बिना किसी को सलाह नहीं देता। मैंने ये इथेनॉल के पंप खोलने के लिए एक पेट्रोलियम कंपनी, हमने लड़कों को बोला खोलो, बोले इसमें कोई प्रॉफिट नहीं, हम लोग खोलो। अब मैं 200 करोड़ का टर्नओवर है, बहुत से कार्यकर्ताओं को मैंने पंप दिए। अब वो इसलिए दिए थे कि इथेनॉल का पंप वही डाल सकते हैं, तो इथेनॉल का पंप अब डालने की अनुमति मिल गई है, मेरे पास ही है, अब कोई जाने की जरूरत नहीं है। जो पंप मांगना है तो मेरे पास आ जाओ, दे देता हूं। और टीवीएस और बजाज वालों से बात हो गई, आप तालुका लेवल पर एजेंसी जिसको लेना है मेरे पास आ जाओ, एजेंसी भी दिला देता हूं। तो आप अभी ये पूरा इथेनॉल के ऊपर चलाने की जिम्मेदारी आपकी। ये सपना 13 साल रखा था, आज वो पूरा होते हुए आया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। तो इथेनॉल के साथ और एक बात आज मैं कह रहा हूं, ये चित्र लगा हुआ है ड्रोन का। हमारे वर्मा जी है क्या यहां? है? नहीं आए? हाँ, वर्मा जी है। इनके दोनों बेटे ने ड्रोन लाए। अभी मेरे गन्ने के ऊपर मैंने ड्रोन से स्प्रेइंग किया है। अब उनके बच्चा आज गया चेन्नई, मैं आज ही उसको फोन किया। ये जो ड्रोन दिख रहे हैं, अब इसके बाद हमारे गांव में हम मैकेनाइज्ड स्प्रेइंग नहीं करेंगे, पेट्रोल पे चलने वाला पावर पंप नहीं यूज करेंगे, अब हमको ड्रोन से स्प्रेइंग करना है, ड्रोन से। और अगले एग्रोविजन में आएंगे बोंडे जी, ये संतरे के ऊपर बोंडे, ये जितना वरुण मोर्शी का पूरा एरिया है, वहां
आप अच्छे युवा बेरोजगारों को ये ड्रोन दिलाओ और पूरा स्प्रेइंग से करो, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। अब आपको उधर ये ड्रोन में भी मैंने अभी काम कर दिया। ये था लिथियम आयन बैटरी पे चलता था, तो इसकी कीमत 6 लाख रुपए थी। मुझे अभी महात्मा फुले कृषि यूनिवर्सिटी ने डिलीट दी, और मैं उस दिन शरद पवार साहब को और मुझे मिली, गवर्नर साहब ने दी, तो मैं वही था। तो मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मुझे लेके गए, हमने ड्रोन बनाए। तो ड्रोन बहुत बनाए, उन्होंने मुझे एक्सपेरिमेंट दिखाया। तो बोला कीमत कितनी है? तो उन्होंने कहा 6 लाख रुपए। तो मैं बोला ये 1.5 लाख रुपए में बनाओ। तो बोले संभव नहीं है सर, लिथियम आयन बैटरी बहुत महंगी है। मैं बोला इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ ये संभव है। बोले कैसा? मैंने बोला 20,000 रुपए का फ्लेक्स इंजन पेट्रोल का डलवा दो, हमारे किसानों ने तैयार किए हुए इथेनॉल पर ड्रोन चलेगा और उस पर स्प्रेइंग होगा, 1.5 लाख का ड्रोन हो जाएगा और गरीब का फायदा हो जाएगा। और इथेनॉल हमारे पास है, और ये इथेनॉल आप जाके 5 लीटर की टंकी में लेके जाना, ड्रोन में डालना और स्प्रेइंग करना। तो लिथियम आयन बैटरी की जरूरत नहीं है। हमारा एक भारतीय अमेरिका में गया था, वो हमारे पास आया, मेरे पास आया, मोदी जी के पास गया, और मोदी जी ने पीछे लगे, प्लानिंग कमीशन सब विभाग की तरफ, और हमारे संजय जी ने और तोमर जी ने बहुत इंटरेस्ट लिया। नैनो यूरिया, नैनो यूरिया का मतलब यह है कि 500 ml की बोतल इक्वल टू 50 किलो का यूरिया। अब यह यूरिया हम 50,000 करोड़ का इंपोर्ट कर रहे हैं, नैनो यूरिया हमारे देश में तैयार होगा, 50,000 करोड़ का इंपोर्ट बचेगा। और ये जो बैग में यूरिया आता है, हम जब फेंकते हैं तो 70% वेस्ट होता है और 30% प्लांट को जाता है। अब ये जो यूरिया स्प्रेइंग से जाएगा पानी में डाल के मिक्स करके, तो 70% प्लांट को जाएगा और 30% वेस्ट कम होगा। तो 1 एकड़ गन्ने में 4 बोरे अगर यूरिया लगता है, तो हमारे यहां 4 बोरे के बजाय 2 बोरे यूरिया, यानी 2 बॉटल में 1 एकड़ में काम हो जाएगा। तो हम खर्चे पर फर्टिलाइजर की आधी कीमत कम होगी। और अब भारत सरकार ने यह भी तय किया है कि नैनो मिश्रकत यह भी तैयार हो रहा है। और अभी हमने और एक अच्छी बात की कि जो हमारे यहां डिस्टिलरी बनी है, हमारे यहां बनी है, अभी मैं भी आपको 15 दिन में दे दूंगा। तो स्पेंट वॉश निकलता था, वो स्पेंट वॉश हम बॉयलर में जला रहे हैं, और उस पेंट वॉश से पोटैश निकल रहा, पोटैश की पाउडर निकल रही है। पूरा पोटैश हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो जहां पोटैश की कमी है, पोटैश भी आपको हम यहीं से मिल जाएगा, इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं। नैनो यूरिया मिल जाएगा, और एनपीके का खाद की भी बोतल अब आ जाएगी, तो हमारा इंपोर्ट बच जाएगा। और ये जो हमारी जमीन खराब होती थी केमिकल फर्टिलाइजर, वो भी नहीं होगी। अब एग्रो विजन में जो किसान हैं, उनको इन सब बातों को समझाकर अगले बार जब आएंगे तो हमको इसको उपयोग करना है और ड्रोन की शुरुआत करनी है। हर गांव में 4-5 लड़के जैसे अपने होते हैं ना, मल्टी यंत्र, वो किराए से देता है, सोयाबीन निकालना है, धान निकालना है, मंडी यंत्र, वैसे अब ड्रोन होंगे और वो एक एक खेत में जाकर स्प्रेइंग करके देंगे, संतरे के बगीचे पर करेंगे, सब पे पर करेंगे। 2 बातों के लिए अभी हमको और आगे काम करना है, जिसके बारे में थोड़ा बहुत अध्ययन मेरा भी है, पर अभी अगले बार और ज़्यादा करेंगे कि हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती, हमारे जो गुजरात के गवर्नर है, हमारे का नाम आचार्य देवव्रत जी, और अमरावती में हमारे पालेकर जी थे, इन्होंने ये नेचुरल फार्मिंग, नैसर्गिक खेती का बात की है। और हमारे यहाँ जीवामृत हम यूज करते हैं, और जीवामृत यूज करते हुए मैं तो इसका फायदेमंद हूँ। मेरी पत्नी यहाँ सामने बैठी है, सर हमारे यहाँ सब्जियाँ लगती है और वो सब्जियाँ ऑर्गेनिक है क्योंकि जीवामृत यूज करते हैं, खाद और से एक्सेस लगाव पड़ते हैं। तो प्रताप नगर में एक शेतकरी भंडार है, उसको हम सप्लाई करते हैं। अब आपने अच्छा कानून बनाया था, पर राजनीति के कारण वो करना किया। अब मैं पहले मार्केट में सब्जी बेचता था तो 8% दलाल को देना पड़ता था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगती थी। अब वो 18 रुपये मुझे किलो भाव मिलता था भिंडी का। अब मैं डायरेक्ट प्रताप नगर चौक में उसके यहाँ पहुंचा देता हूं तो मुझे 30 रुपये किलो भाव मिलता है और 8% दलाली नहीं लगती है। तो इसके कारण मुझे अच्छा पैसा मिल रहा है और मेरी ऑर्गेनिक है। तो वहां लोग बोलते हैं कि गडकरी जी के यहाँ की कौन सी सब्जी आई, वो हमको दो, पर वो सर्टिफाई करने में आप काम कर रहे हैं। ये से इसको हाइब्रिड
या कोई थोड़ा सा 3 इसमें लेयर में करके, और यहाँ की कृषि यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेज को इन्वॉल्व करके ये सर्टिफिकेशन को सिंपल, ट्रांसपेरेंट और सस्ता करा दीजिए। अब मैं यहाँ से हूँ तो पूना में लेबोरेटरी है, बेंगलोर में, वो कब आएगा, विमान से आता, मैं कहाँ बेयर कर पाऊंगा? तो ये किसान नहीं कर सकता। तो अब धीरे धीरे जैविक खेती, प्राकृतिक खेती पर हम लोग जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी आग्रह, हमारे तोमर जी इसके ऊपर बोलेंगे, उन्होंने भी बहुत कुछ काम किया है। तो मुझे लगता है कि नैनो फर्टिलाइजर, ड्रोन स्प्रेइंग और फ्लेक्स इंजन 3 तो हुआ। अब तीसरी बात मेरी इच्छा है, इच्छा यह है कि विदर्भ के पूरे किसानों के ट्रैक्टर बायो सीएनजी पर चले। अब नागपुर में हमने सीएनजी का पंप डाल दिया, 300 बसेस कन्वर्ट हो गई, 1000 कार कन्वर्ट हुई, ऑटो रिक्शा कन्वर्ट हुई। जाके पूछो उनको। ये हमारे परिवहन समिति का अध्यक्ष है बंटी कुकड़े, महापौर साहब बैठे हैं। मैंने उसकी गाड़ी को कहा सीएनजी पर कन्वर्ट करो, तो उसके ड्राइवर को बुलाया, बंटी कुकड़े की। तो बंटी कुकड़े और ड्राइवर ने कहा गाड़ी कैसी चलती है? सर मक्खन जैसी चल रही। बोले सीएनजी अच्छा फ्यूल है, पेट्रोल डीजल सबसे खराब है, हजार्डस है, पोल्यूशन क्रिएट करता है। और मेरा सपना है कि हम सीएनजी, देश का एलएनजी और सीएनजी किसान तैयार करेगा। और ये 5 टन परली से 1 टन सीएनजी एलएनजी तैयार होता है। एलएनजी ट्रांसपोर्ट के लिए आसान होता है। ये हमारे कामठी रिंग रोड पर पंप बना है, उसको एलएनजी को कॉम्प्रेस करके सीएनजी बनता है। आप जाके देख लो, हमारा कौस्तुभ गुप्ता है क्या? नहीं, वो मैंने अब मेरा किया हुआ ट्रैक्टर जो पायो सीएनजी पर किया है वो बाहर रखा हुआ है अभी प्रदर्शन में। आप सब चलाकर देखो। 1 साल में मेरी बचत डीजल और सीएनजी के इसमें 1 लाख से 1.25 लाख रुपए बचत है। वो किट भी तैयार हुई, फॉरेन से पार्ट भी लाए और सक्सेसफुल हुआ। अब हमारी जो टेक्नोलॉजी है कौस्तुभ को मैंने दिलाई, उससे वो अब ट्रैक्टर कंपनियां मांग रही है। और मैं अभी जल्दी ही इलेक्ट्रिक पर तैयार हुआ ट्रैक्टर भी लॉन्च कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि अब अपने को टेक्नोलॉजी में अगले बार, अभी एक अच्छी बात हुई है कि कर्नाटक के डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर निरानी जी है, उन्होंने, अब हमारे पास वो करने के लिए पैसे ही नहीं है, बहुत कर्जे हो गए। तो अब मैंने कहा कि जगह देता हूं मैं और राइस स्ट्रॉ देता हूं, तो उनके साथ जॉइंट वेंचर किया है। और इसी कार्यक्रम में कल वो साइन होगा और जल्दी एक प्लांट भंडारा जिले में मासड़, वहां हम शुरू कर रहे हैं। और वो कम से कम 20 टन बायो सीएनजी हर दिन तैयार करेगा। अब ये पाशा पटेल जी ने, बहुत उनका मैं अभिनंदन करूंगा। पाशा जी खड़े रहो। इन्होंने और मेरे आगे जाकर काम किया, बाम्बू में काम करते। इनके यहाँ मैं गया था अभी, लातूर जिले में, कौन सा गांव है आपका? लोधरा। मैंने इनको एक ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर दिया था, उसके उद्घाटन के लिए दिया था। 20-1 हजार किसान थे। उस दिन मैंने उनको बाम्बू कहा, इन्होंने टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी तैयार की बाम्बू की। और मैंने कहा कि अब कोयले का भाव 4000 कैलोरिक वैल्यू का कोयला, उसकी कीमत 8000 रुपये टन हो गई। और बाम्बू का भाव, बल्लारपुर पेपर मिल बाम्बू खरीदती है 6000 रुपये टन से। अब मैंने कहा बाम्बू लगाओ, भीमा बाम्बू, 1 एकड़ में 2 साल के बाद 200 टन बाम्बू होता है। अब 3000 रुपये का भाव पकड़ा तो भी 6000 रुपये का हुआ। बाम्बू ये ग्रास है, आपके आशीर्वाद से पहले बाम्बू तोड़ने नहीं देते फॉरेस्ट वाले। प्रधानमंत्री के पास मैं 3 बार गया, 4 बार गया, बोले नहीं ऐसा नहीं, नाटक ही करते थे। तो प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग बुलाई और मैं भी था। तो फॉरेस्ट सेक्रेटरी को मैंने एक प्रश्न पूछा, मैंने बोला ज्यादा जरूरत नहीं, केवल बताओ बाम्बू ये ग्रास है कि प्लांट है? तो उन्होंने कहा बाम्बू ग्रास है। तो मैंने पूछा फॉरेस्ट एक्ट के अनुसार ग्रास को काटने की परमिशन लगती है क्या, जो जानवर घास खाते हैं? बोले नहीं। तो फिर बाम्बू को क्यों? चुप बैठा। प्रधानमंत्री ने डटाया। मैंने बोला फालतू ये क्यों कर रहे? बोले चलो हटाओ, टीपी फीपी बंद करो। टीपी बंद हो गई। अब बाम्बू को कोई फॉरेस्ट वाला अड़ाता नहीं है। अड़ाएगा तो मुझे बता दो। बाम्बू ग्रास है, काटो, हर साल 2 साल के बाद आएगा, काटा, 1 एकड़ में 200 टन, 6 लाख रुपए कम से कम, एक 50,000 का खर्चा, 5 लाख रुपए जेब में प्रॉफिट। और वेस्टलैंड पे भी बाम्बू होता है। इन्होंने टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी डाली है। अभी बाम्बू की जर्सी मंत्री जी को और सेक्रेटरी जी को हमने दी है, बाम्बू की जर्सी। मैंने तो 1.5 साल पहले ही संजय अग्रवाल जी को सुंदर जर्सी दी बाम्बू की। और वो पूछ रहे थे दुबई वाले, बाम्बू के जर्सी से पसीना नहीं आता,
अंडर पैंट भी पहन लो और बनियान भी पहन लो, पसीना नहीं आता, एयर कंडीशन है पूरा। हाँ, आप दुबई लेके जाओ, बहुत एक्सपोर्ट होगा। और इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आने वाले समय में बांबू से बायो इथेनॉल बन रहा है। आसाम में अभी पाशा पटेल वहां जाके, कौन सा गांव आसाम का? रुमालीगढ़। 3000 करोड़ रुपए खर्चा करके मैं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के पीछे लगा और सेकंड जनरेशन इथेनॉल, बांबू से इथेनॉल का प्लांट डाल गया। अभी 15 दिन में इनॉग्रेशन हो रहा है। तो अब गवांडा, तनस, राइस स्ट्रॉ, कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, बगास, सबसे इथेनॉल बन सकता है। और कारपोरेशन के कचरे से भी इथेनॉल बन सकता है। तो आपको धीरे धीरे किसानों को अपना जो बायोमास है, बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके बायोमास तैयार करना, जो हमारे यहां निमकर करते हैं, वो डॉक्टर निमकर यहां मोदा के पास है, वो 2000 एकड़ नेपियर ग्रास लगाते हैं और मदर डेयरी में जो दूध देते हैं उन किसानों को ये घास बेचते हैं। अब आगे का फ्यूचर ये है कि उसी घास को बायोडाइजेस्टर में डालकर मीथेन निकलेगा और मीथेन से CO2 अलग करके बायो LNG और बायो CNG तैयार होगा, जिसमें हमारी ट्रैक्टर, कार, स्कूटर चलेगी। अब आगे की बात जो है, जिसके लिए अब किसानों को आगे आना चाहिए। देखो, अगर गाड़ी मिस हो गई तो तुम चिल्लाते रहोगे, मैं जो बोलता हूं वो होता ही है। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं कि जो मैंने बोली वो हुई नहीं। अब तुम गलती मत करना, तुम्हारे घर में वो पानी फुकट में है कुएं का, ऊपर में एक रूफटॉप सोलर लगा देना। अभी मैं कर्नाटक के मंत्री जी को कह रहा था, 10 तारीख को मैं बेंगलोर जा रहा हूं। अभी हम लोग महानगर पालिका के गंदे पानी को शुद्ध करके बेच रहे हैं, 325 करोड़ मिल रहे टॉयलेट का पानी बेच के। अब उस पानी से सोलर रूफटॉप पर, ये अभी ये हॉल में बैठे, आपको पता है ये लाइट किस पर चल रहा है, ये एयर कंडीशनिंग किस पे चल रहा है? सोलर पर। ये ऊपर लगाया है। और ये क्यों लगा? तो ये जब सभागृह बना तो म्यूनिसिपल कमिश्नर थे, उन्होंने कहा सर इसका 1 लाख रुपए 2 घंटे का किराया होगा। मैंने बोला इसके लिए थोड़ी हमने बनाया, मैं तो 500 रुपए में देश पांडे सभागृह किया था, ये तो 5000 के ऊपर चलेगा ही नहीं। बोले शंभो ने एक कार्यक्रम को 80,000 रुपए की बिजली लगेगी। तो मैंने बोला आप एक काम करना, ऊपर में सोलर लगा दो, पूरे कार्यक्रम हो रहे, लाउड स्पीकर, एयर कंडीशनिंग, ये सब डिजिटल उस पर चल रहा है। 80 कार्यक्रम होते हैं। और संजय जी, नीचे में पार्किंग है 700 गाड़ियों का, वो इलेक्ट्रिक चार्जिंग भी इसमें कर दिया है हमने सोलर पावर पर। अब इलेक्ट्रिक कार लाए, अभी मैं इलेक्ट्रिक कार में तोमर को लेके आया, तोमर जी को लेके आया, संजय जी को लेके आया, आवाज नहीं, धुआं नहीं, 1 साल हुआ, मेंटेनेंस नहीं। और इसलिए आने वाले समय में टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। तो पहली बात, आप ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करो। अपने बायोमास से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, बायो ऑर्गेनिक वेस्ट से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, गंदे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बनता है, और पानी से तो पानी को H2O कहते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग करने से, हाइड्रोजन अलग होता है, ऑक्सीजन अलग होता है, वही ग्रीन हाइड्रोजन है। और अभी आपको क्या होता है कि आउट ऑफ बॉक्स कोई भी बात करता है तो लोग एक तो पागल कहते हैं, लोगों को विश्वास नहीं रखता। तो मैंने टोयोटो कंपनी वाले को कहा कि मेरे को ग्रीन हाइड्रोजन की गाड़ी चाहिए। अब मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं, नहीं बोलने की किसकी हिम्मत है। मेरी गाड़ी आ गई ग्रीन हाइड्रोजन पर, दिल्ली में आई है। और जनवरी के पहले सप्ताह में फरीदाबाद के इंडियन ऑयल के इसमें प्लांट में ग्रीन हाइड्रोजन तैयार हो रहा है। और मैं जनवरी में सब MP, MLA मंत्रियों को और पत्रकारों को 140-80 किलोमीटर 180 किलो स्पीड से पूरे घुमाऊंगा ग्रीन हाइड्रोजन के गाड़ी में बिठाकर, एयर कंडीशन गाड़ी में। तो लोगों को विश्वास हो जाएगा कि ग्रीन हाइड्रोजन पे चलती है। अब जितना कोल हम लाते हैं उसके बजाय ग्रीन हाइड्रोजन देश में तैयार होगा। सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, ट्रैक्टर, ट्रक, बसेस, रेलवे इंजन, सब ग्रीन हाइड्रोजन पे चलेगा। ये फ्यूचर है। अब इथेनॉल तक नहीं, बायो LNG तक नहीं, तो अब किसानों को ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करने वाले किसान बनना है। तो आपका पैसा होगा, ये 25 लाख करोड़ आपके जेब में जाएगा, तब आप करोड़पति बनेंगे। तो पहली बात तो ऐसी है कि बांबू का अभी 10% बायोमास बांबू यूज करना चाहिए कम से कम। अब किसान बांबू तैयार करेगा,
गन्ना काटता है वैसे बांबू काटेगा, ट्रैक्टर 2 ट्रॉली पे लगाएगा और पावर प्लांट पहुंचाएगा। गन्ने का रेट कितना? 2,500 रुपये टन। और बांबू का रेट कितना? 4,000 रुपये टन। अब बांबू लगाने में फायदा होगा कि नहीं? वेस्ट लैंड पर, धुरे पर लगा दो बांबू। ये प्लांट तो अभी आ रहे हैं, अभी ये मैं बहुत दिन से आपको कह रहा था। और ये कोराड़ी, खापरखेड़ा, मौदा, हमारे यहां हम भी खरीदी करेंगे। 5-1 लाख टन तो बांबू हमको भी लगेगा। बेटी बचाओ अभियान की जरूरत नहीं, मदर डेयरी के साथ कर रहे हैं। इसमें अभी 3 लाख लीटर दूध का संकलन कर रहे हैं, पर उनको मैंने मदद मांगी है। और इसके लिए अभी एक यूनिवर्सिटी के ऊपर जिम्मेदारी दी है सुनील केदार जी के ऊपर, कि यहां जो उसका जो लीवर है 2 लीटर के गाय का, वो ट्रांसप्लांट करना। और जो ब्राजील में अपना गिर जात का जो गाय गई थी 1962 में, उसका जो बूल है, सांड है, वो अभी वो गोरी भी लाई है ना यहाँ। अभी यहाँ वो गोरी टेस्ट ट्यूब भी आई है, यहाँ देख लेना उनको अपने प्रदर्शन में। 15 गाय आई है टेस्ट ट्यूब भाई। और हमने वो सीमेंस लाया है जिसकी माँ का दूध 70-75 लीटर है, उसका लाया सीमेंस। और वो दिवेश साहब के घर पर 2 लीटर के गाय को दिया। और हमका बेटी बचाओ अभियान, गोरी बचाओ अभियान 99% गोरीच होती, गोरा नहीं। और अब गाय जो तैयार हो रही, जो दिवेश साहब ने लाई है, वो 20 लीटर की है। ने 2 लीटर की गाय से 20 लीटर की गाय, ये जरूर देखो वहां। और सुनील केदार जी को कल आएंगे वो कार्यक्रम में, मैंने उनको कहा कि ये काम तुमको करना है। और उन्होंने अच्छा काम कर दिया। जो 80 रुपए में मिलता था वो जो से इसका, वो बहुत महंगा था। कितने 1500 रुपए में मिलता था, वो 80 रुपए में कर दिया है। तो महाराष्ट्र सरकार का पशु वैद्यकीय विद्यापीठ डिपार्टमेंट और आपको अपने गोरियों को एडमिट करना, वहां सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोलो फॉर गाय। और 15 दिन में उसका पेट साफ करना, सब करना, ये करके गोरी तैयार करो अच्छी। तो ये काम भी आपको करना है, कि विदर्भ में 50 लाख लीटर कम से कम दूध हो। अगर 50 लाख लीटर दूध होगा तो मुझे लगता है कि हमारी परिस्थिति बहुत अच्छी होगी। आखिर में एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है जिसका फायदा आप सब लोग लो। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाना है। और ये एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट को बढ़ाए बिना होगा नहीं। आपको मालूम है आपको कपास का भाव क्यों मिल रहा है? क्योंकि चाइना के साथ बांग्लादेश बड़े प्रमाण पर कपास खरीद रहा है। और बांग्लादेश में जो कपास जा रहा है, इसके कारण हमको फायदा हो रहा है, तो भाव बढ़े हैं। हमारे यहाँ हिंगन घाट के ऊपर जाम में टेक्सटाइल है अपनी, क्या नाम उसका, पीवी टेक्सटाइल। 500 कंटेनर कपड़ा बांग्लादेश जाता है। और हमारे यहाँ का कॉटन जीनिंग प्रेसिंग की और सूत गिरनी वालों की एक वर्कशॉप इसी साल लेनी थी, अब हुई भी नहीं है। पर मैं ये कार्यक्रम सिद्धराव ठाकरे जी को बोलूंगा कि एक बार ये संतरे के साथ ये आप इसका एक कार्यक्रम करो, सब जीनिंग प्रेसिंग वालों को बुलाओ और सूत गिरनी वालों को बुलाओ। और मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है कि विदर्भ का कपास पहले जेएनपीटी जाता था, जेएनपीटी से बांग्लादेश जाता था, चितगांव पोर्ट पे पूरा ट्रैफिक जाम, 3 महीने लगते थे। और एक एक कंटेनर को भेजने के लिए 6 लाख रुपए लगते थे। मैंने हमारे प्यारे खान को नागपुर के उसको बोला, सत्यनाथन करके सालवे साहब जो थे उनका भांजा है, कॉन्कर्ड के, उनको मिलकर कंपनी बनाई और वर्धा में ड्राई पोर्ट खोला है। अब पूरा विदर्भ का कपास, सूत और कपड़ा ये ड्राई पोर्ट से डायरेक्ट रेलवे से हल्दिया जाएगा और हल्दिया में 4000 टन के बार्ज में पानगांव जाएगा और बांग्लादेश। तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हो जाएगी। तो हमारी शक्कर, हमारा कपास, हमारा सूत अब वर्धा से, सिंधी पोर्ट से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट होगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विदर्भ का पूरा कपास, सूत अगर हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे तो बांग्लादेश में इतनी डिमांड है कि कॉटन टेक्सटाइल में बांग्लादेश वर्ल्ड में नंबर 1 पर है। और पूरा कपास वहां जाएगा और हमको अच्छी डॉलर में कीमत मिलेगी। तो कपास उत्पादक किसानों को आत्महत्या करने का टाइम नहीं आएगा। तो हमारी शक्कर, हमारा कपास, हमारा सूत अब वर्धा से, सिंधी पोर्ट से डायरेक्ट एक्सपोर्ट होगा। तो हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा और हमारा एक्सपोर्ट होगा। और मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि विदर्भ का पूरा कपास, सूत
अगर हम बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करेंगे तो बांग्लादेश में इतनी डिमांड है कि कॉटन टेक्सटाइल में बांग्लादेश वर्ल्ड में नंबर 1 पर है, और पूरा कपास वहां जाएगा और हमको अच्छी डॉलर में कीमत मिलेगी, तो कपास उत्पादक किसानों को आत्महत्या करने का टाइम नहीं आएगा। तो अब सिंधी के पोर्ट का उपयोग करके विदर्भ का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट, महाराष्ट्र का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट और देश का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के बारे में हमें अध्ययन करना है। संतरा एक्सपोर्ट हुआ, मैं धन्यवाद दूंगा तोमर जी को और संजय जी को। मैंने उनको अनुरोध किया था, उस समय हमारी मंत्री थी, उनको भी अनुरोध किया कि हमको कोई सब्सिडी मत। अब उसका भी मार्केटिंग वर्ल्ड में कर रहे ताकि नोगा के संतरे, टमाटर, फ्रूट्स सबका एक्सपोर्ट हो और एक्सपोर्ट मार्केट में हमको अच्छी कीमत मिले। एक बताने के लिए भूल गया, जालना में स्टील इंडस्ट्री है, उनका 1000 करोड़ का एक्सपोर्ट है, रोलिंग मिल। अब उन्होंने किसानों के साथ, पाशा पटेल के साथ एग्रीमेंट किया है कि तुम्हारा पूरा बांबू हम खरीदी करेंगे। यानी बांबू लेने वाले भी तैयार हो गए, नागपुर वाले भी तैयार हो गए, कुछ सस्ता है। तो ये जो नया इनोवेशन है, नई टेक्नोलॉजी है, नया रिसर्च है, नया सीड है, फिर इसके बाद टिश्यू कल्चर है, ग्रीन हाउस है, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है, नए नए मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है, और ये जो ज्ञान है, नॉलेज है, ये आखिरी किसानों के पास पहुंचाने के लिए एग्रोविजन है। और इसलिए मुझे खुशी है कि इन सब विषयों के साथ 40 विषयों का वर्कशॉप है। हमारे कृषि कल्याण टीवी के द्वारा इसका पूरा रिले होगा। हमारा एग्रोविजन रेडियो इसके बारे में पूरी जानकारी बताएगा। दुनिया के पूरे एक्सपर्ट हमारे देश के यहाँ 4 दिन अलग अलग सेमिनार होंगे, उसमें आएंगे। गन्ने से लेकर, कपास से लेकर, फ्रूट वेजिटेबल से लेकर डेयरी तक सब प्रकार की बातें हैं। लेबोरेटरी है, जमीन की टेस्टिंग कैसे करना। इसके यहाँ ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 हुआ, कितना करना हुआ? 100 टन। ये आनंदराव राउत अपना एग्रोविजन का डायरेक्टर है, 100 टन करना हुआ, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन 0.80 है। जैसे हमको ऑक्सीजन चाहिए, वैसे जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन चाहिए। अब ऑर्गेनिक कार्बन बायोमास जलाकर एक तंदूर में वो बनाने की टेक्नोलॉजी हमने लाई है, आईआईटी ने दी है, और हर किसान अपने घर में ऑर्गेनिक कार्बन तैयार करेगा, कोलचा, और अपने खेती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ाएगा, जमीन का टेस्टिंग करेगा, पानी का टेस्टिंग करेगा, और अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा और खर्चे को कम करेगा और टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा। इसी भाव से एग्रोविजन का यह कार्यक्रम है। आप सब लोग इसमें आए हैं, थोड़ा सा क्षमा मांगता हूँ, बहुत से लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं, क्योंकि हॉल पैक हो गया है। ये बीच में जो पायरी है, इसके ऊपर आप बैठिए। हमारे कृषि मंत्री जो हमारे कृषि नीति को तय करते हैं, ऐसे तोमर जी आज हमारे बीच में आए हैं, वो भी काफ़ी नई नई बातें जो किन्होंने की वो आपको बताएंगे। हमारे कृषि विभाग के सचिव वो भी आए, बहुत इंटेलिजेंट, आउटस्टैंडिंग अच्छे ऑफिसर है। जनरली मैं ऑफिसर की तारीफ नहीं करता बहुत अच्छे ऑफिसर है। और हमारे कर्नाटक के भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मंत्री है, और सब टेक्नोलॉजी का रिसर्च बेंगलोर में हो रहा है, तो वो भी हमारे साथ है। हमारे एमएलए, एमपी सब है। मैं बावनकुळे जी को, कृपाल तुमाने जी को, और हमारे विकास महात्मे जी बेचारे लगातार उन्होंने वो खारे पट्टा, खानपान पट्टा जो है अकोला जिले का, वहां दरियापुर में दाल तैयार की, वो टाटा खरीद रहा है, वो अलग टाइप की टेस्टी दाल बन गई वहां की तुअर की। तो महात्मे जी भी काम कर रहे हैं, बोंडे जी है संतरे पे काम कर रहे हैं वरुण मोर्शी में। माधव कुटस्था ने हमको ग्लोबल अवार्ड मिला है वर्ल्ड का, इतना वाटर कंजर्वेशन में काम किया। ये पंजाब राव कृषि विद्यापीठ के वाइस चांसलर साहब, हमने 8 तालाब बना दिए। ये हमारे कृषि विद्यापीठ, अपना पशु वैद्य के विद्यापीठ के वाइस चांसलर साहब पातुरकर साहब बैठे हैं बोरगांव मंजू में, इनको 2 तालाब फुकट में बना दिए पानी के। वाटर कंजर्वेशन में इतना काम बुल्डाना, अकोला, वाशिम सब जगह हो रहा है। दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ, रुके हुए पानी को जमीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। तो आपको बता दो, इसको आपके सहयोग के बिना नहीं होगा। और हर किसान के घर में जो कुआं होगा वो 24 घंटे चलेगा, और सोलर पंप होगा। अब सोलर ही नहीं, मैं अभी उसमें और काम कर रहा हूं कि ऊपर में
एक विंड मिल भी होगी, छोटी फाइबर ग्लास के पंखे होंगे, तो रात को भी बिजली तैयार होगी, दिन में सोलर की बिजली तैयार होगी, और उसी से पानी मिलेगा, उसी से ग्रीन हाइड्रोजन भी तैयार होगा, और किसान ऊर्जा दाता भी बनेगा, और 24 घंटे पानी मिलेगा, ड्रिप के द्वारा पिको के लिए जाएगा। तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम आने वाले समय में हमारे किसानों के लिए काम करने के लिए प्रेरणा देने के लिए एग्रोविजन है। आप इसका सब लोग उपयोग करिए। मैं तोमर जी को, अग्रवाल जी को, हमारे कर्नाटक के मंत्री जो, उनको विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और इस पूरे 4 दिन में इन सब सत्रों में जाकर ये जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, इसको हासिल करिए, उसका प्रयोग करिए, और समृद्ध संपन्न किसान के रूप में आप आगे जाइए। उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं। धन्यवाद, नमस्कार। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।